हेलो गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज से रिवीजन के लिए एमसीक्यूज की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। जिन लोगों ने हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पहला वीडियो देखा है उसके लिए पूरी तरह रिवीजन क्लास होंगे। इसे देखने के पश्चात आपका इस चैप्टर पर पूरी तरह कमांड हो जाएगा। और जो लोग पहली बार इसे देख रहे हो, काइंडली हमारे चैनल पर मौजूद प्रथम वीडियो जो मॉडर्न हिस्ट्री का है उसका अवलोकन अवश्य कर ले। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बेइंतहा जागेगी और आपकी पकड़ बेहद मजबूत होगी। वीडियो के अंत में बेहद महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं, इसलिए उसे देखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपियन लोगों के भारत आगमन के लिए जिम्मेदार कारण क्या थे? यहाँ जो विकल्प हैं: ए नवीनतम भौगोलिक खोज, बी शक्तिशाली नौसेना, सी उनकी सरकारों का समर्थन, डी व्यापारिक संबंध कायम करना और ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन ई, इनमें एक से अधिक। दोस्तों, आरंभिक स्टेज में यूरोपियन लोगों के भारत आगमन का जो सबसे जिम्मेदार कारण थे, जो मुख्य कारण थे, वो था नवीनतम भौगोलिक खोज। एक नए मार्ग की वे खोज करना चाहते थे। दूसरा, उनके पास शक्तिशाली नौसेना थी और तीसरा, उनकी सरकारों का भी समर्थन था। जैसे पुर्तगाल के राजकुमार ने इस पर बहुत अधिक जोर दिया था, इसलिए यहाँ ऑप्शन है ई, इनमें एक से अधिक। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का कालक्रमेण यानी क्रोनोलॉजी के अनुसार सही स्थिति निम्न में से क्या है? दोस्तों, यहाँ दिए गए विकल्पों में सही विकल्प है ऑप्शन बी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। दोस्तों, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, डच 1605 में, ब्रिटिश 1608 में और फ्रांसीसी 1668 में। ध्यान रखिएगा, इन यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का ये वर्ष है, स्थापना का नहीं। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन नागरिक कौन था? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन नागरिक कौन था? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा से पहले एक पुर्तगाली जो बार्थोलोम्यू डियाज थे, वे 1487 ईस्वी में यद्यपि आशा अंतरिप जो केप ऑफ गुड होप है वहां पहुंच चुके थे, लेकिन व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा को ही माना जाता है। द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कालीकट आया था? आंसर है ऑप्शन डी, अल्वेराज कैब्रल। दोस्तों, अल्वेराज कैब्रल दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो 1500 ईस्वी में भारत कालीकट पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा कब भारत आया था? तब याद रखिएगा 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार विकल्प का सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें एक से अधिक। क्योंकि शुरुआती दौर में पुर्तगालियों के भारत आगमन का जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। वास्को डी गामा दूसरी बार कालीकट कब आया था? इस समय में पहले भी बताई जा चुकी है, तो याद होगा ऑप्शन सी, 1502 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपने प्रथम भारतीय दुर्ग का निर्माण किया था? आंसर है ऑप्शन सी, कोचीन। दोस्तों, याद रखेंगे कि कोचीन में ही पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री डाली थी सबसे पहली बार 1503 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अथवा वायसराय निम्न में से कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था और इनका जो कार्यकाल है 1505 से 1509 ईस्वी तक, कुल 4 वर्षों तक ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहे थे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में शांतिपूर्ण व्यापार करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति अपनाई थी? आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चूंकि पहली बार फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, इसलिए उसकी नीति यही थी कि शांतिपूर्ण ढंग से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए उसकी यह जो नीति कहलाती है शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। निम्नलिखित में से किसने भारत में वास्तविक रूप में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो दे अल्बुकर्क। दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इनकी जो नीतियां थी इसके कारण भारत में पुर्तगाली सत्ता बहुत सुदृढ़ हो चुकी थी। इस कारण अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया था? आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। वो भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था और इसके लिए पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसकी ये नीति थी कि पुर्तगाली भारतीय स्त्रियों से विवाह करे ताकि भारत में पुर्तगालियों की आबादी बढ़ सके। भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक लक्ष्य क्या था? दोस्तों, यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार है विकल्प बी सही आंसर, काली मिर्च एवं अन्य कीमती मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना। ध्यान रखेंगे कि पुर्तगालियों का आरंभिक चरण में यही एकमात्र उद्देश्य था कि काली मिर्च और कीमती मसालों के व्यापार पर वो एकाधिकार कर सकें। निम्नलिखित नामों में से किस नाम से भारतीय पुर्तगीज कंपनी यानी भारत में जो पुर्तगाली कंपनी थी वो जानी जाती थी? आंसर है ऑप्शन बी एस्तादो द इंडिया। ध्यान रखेंगे कि भारत में जो पुर्तगाली कंपनी थी उसे एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा पर अधिकार कर लिया था? आंसर है ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दोस्तों, 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक को परास्त कर गोवा पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रश्न को इस रूप में देखिए कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गोवा पुर्तगालियों के अधीन हो गया था? तो वही है अल्फांसो डी अल्बुकर्क यानी ऑप्शन बी। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी किस वर्ष बना था? आंसर है ऑप्शन सी 1530 ईस्वी में। याद रखेंगे 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था, किंतु विधिवत या औपचारिक रूप से राजधानी गोवा को उसने 1530 ईस्वी में बनाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों द्वारा व्यापारिक बस्ती की स्थापना नहीं की गई थी, यानी फैक्ट्री की स्थापना वहां पर उन्होंने नहीं की थी? जो विकल्प है इसके अनुसार आंसर है ऑप्शन डी मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। दोस्तों, जब ऐसे प्रश्न हो कि इसकी स्थापना कहाँ नहीं की गई थी तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी, इसे आप छांट लें। तो जो विकल्प में दिए गए तो भारत के पश्चिमी तट पर बशीन, कोचीन और कन्नूर, ये जो 3 स्थान है यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती कायम की थी, जबकि मुसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के तट पर मौजूद है और यहाँ पर पुर्तगालियों ने बस्ती स्थापना नहीं की थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। दोस्तों, आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री पर कमांड करना चाहते हैं, अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हमारा जो सीरीज आरंभ किया गया है उसके फर्स्ट पार्ट से आप देखना आरंभ करें। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और कभी भी आप मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखें, ना सिर्फ पीटी के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे बल्कि मेंस में भी आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। इससे संबंधित लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां पर जाएं और पूरी वीडियो को अच्छी तरह देख लें। पुर्तगालियों के पूर्व गोवा निम्न में से किस रियासत के अधीन था? आंसर है ऑप्शन बी बीजापुर। यहाँ ध्यान दें, जो विकल्प दिए गए हैं, जो अन्य नाम है, वे सभी दक्षिण भारतीय रियासतें अथवा राज्य थी उस वक्त, और गोवा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। निम्न यूरोपीय शक्तियों में से कौन अपने आप को लॉर्ड ऑफ द ओशियन कहा करते थे? सागर का स्वामी अपने आप को कहा करते थे। आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाली। ध्यान रखें, एक समय ऐसा भी आया था जब पुर्तगालियों का नियंत्रण संपूर्ण हिंद महासागर पर था और उस वक्त वे अपने आप को लॉर्ड ऑफ द सी कहा करते थे। किस मुगल बादशाह ने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष लाल सागर में निःशुल्क एक जहाज भेजने के लिए कार्ड यानी परमिट प्राप्त किया था? आंसर है ऑप्शन बी अकबर। ध्यान रखें, जब अकबर मुगल बादशाह थे तो सूरत उनका एक बड़ा बंदरगाह था जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, किंतु जब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तब अकबर को भी उनसे परमिट लेनी पड़ती थी, उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगीजों यानी पुर्तगालियों द्वारा पोर्टो ग्रांडे अथवा महान बंदरगाह की संज्ञा दी गई थी? आंसर है ऑप्शन डी चटगांव। दोस्तों, चटगांव बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो वर्तमान में बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह या पोर्टे ग्रांडे कहा करते थे। किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ प्रसिद्ध जेसुइट पादरी सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आया था?
या आंसर है ऑप्शन डी मार्टिन डिसूजा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मार्टिन डिसूजा 1542 में भारत आया था, जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए थे। उन्हीं के साथ फादर सेंट जेवियर भी भारत आए थे, यानी उनका आगमन 1542 ईस्वी में भारत में हुआ है। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष ईसाई धर्म न्यायालय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी 1560 ईस्वी में। ध्यान रखें, इस धर्म न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार के धर्मद्रोह को दंडित करना, उसे रोकना। निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारत का जापान के साथ व्यापार आरंभ किया था? ध्यान दें, जापान के साथ। दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाली। दोस्तों ये महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखेंगे कि जापान के साथ भारत का व्यापार पुर्तगालियों ने ही आरंभ किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा 1556 ईस्वी में की गई थी। ये तो आपको जानकारी है, पर ये कहाँ पर की गई थी, प्रश्न ये है। आंसर है ऑप्शन बी गोवा। भारत में किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी द्वारा सर्वप्रथम गॉथिक वास्तुकला शैली, जो गॉथिक आर्किटेक्ट है, इसके अंतर्गत भवन बनाए गए थे? आंसर है ए पुर्तगाली। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, गॉथिक वास्तुकला या गॉथिक आर्किटेक्ट एक यूरोपियन शैली की वास्तु शैली है और इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुई थी। यूरोप के लगभग सभी देशों में मध्यकाल में 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक जितने भी चर्च और कैथेड्रल बने थे, वो सभी इसी शैली में बनाए गए थे। इस वास्तु शैली की प्रमुख विशेषता है नुकीला और ऊंचा शिखर। इस प्रकार के बिल्डिंग आपने देखे होंगे, विशेष रूप से चर्च और कैथेड्रल होते हैं जो यूरोप में आम है। लगभग सभी देशों में ऐसे भवन आपको मिलेंगे। इसी शैली में, जो गॉथिक शैली है, भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने केरल में कोचीन में चर्च का निर्माण करवाया था। इस चर्च के निर्माता थे द्वितीय पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वेराज कैब्रल, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। वह कौन सा यूरोपियन यात्री था जो साओ गैब्रियल नामक जहाज से पहली बार भारत आया था? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए वास्को डी गामा। दोस्तों यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखें, जब वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत आया था, तो जिस जहाज से वो आया था उस जहाज का नाम साओ गैब्रियल था। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने पूरी तरह वीडियो को देखा। अब इस चैप्टर से यानी पुर्तगालियों से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेंगे। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि किस गवर्नर जनरल के काल में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसका रिप्लाई अवश्य दें। दोस्तों यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो संपूर्णता में तैयारी करें, क्वालिटी स्टडी करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। टाइम पास करने वाले स्टडी को छोड़ें, अब थोड़ा सीरियस हो और आप लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही हमने संपूर्णता में वीडियो डालना आरंभ किया है, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। दोस्तों आपको क्वालिटी मटेरियल मिलती रहे, इसे ध्यान में रखकर हमने करंट अफेयर्स से संबंधित एक दूसरा चैनल नॉबल करंट आरंभ किया है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से बताई जाती है, ताकि आपको पीटी के साथ साथ मेंस में भी मदद मिले। मिलता हूँ शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।